हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। दिस इज लवीना सिंह, योर बॉटनी मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं इन वन शॉट दिस वेरी चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट अस बिगिन विद इट। गाइस, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट? छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है दैट व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज नॉट द लीफ, नॉट द स्टेम्स, नॉट द रूट, बट द फ्लावर। तो सबसे पहले हमें फ्लावर के कुछ पार्ट्स जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो, एक बार रिकैप्चुलेट कराना चाहती हूँ। सो लेट अस बिगिन विद इट। फ्लावर की जब हम बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, हमेशा यही वाले फ्लावर का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं। दिस इज हिबिस्कस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है ना, वो हम बिल्कुल बेसिक सा पार्ट देखेंगे दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब आप किसी को अगर फ्लावर दे रहे हैं या अगर आपको कोई फ्लावर दे रहा है, फ्रॉम वेयर डू यू होल्ड द फ्लावर? फ्रॉम, हम क्या बोलते हैं उसको, नीचे उसकी डंडी बोलते हैं, उसकी स्टेम बोलते हैं, राइट? बेसिकली द पार्ट फ्रॉम विच यू आर होल्डिंग द फ्लावर जस्ट बिलो द base of the flower is called as the pedicel. All right, so this is the pedicel. आप इसके बारे में मॉर्फोलॉजी में भी पढ़कर आए हो थोड़ा बहुत, and I am explaining it to you over again. सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट वर्ल्स ऑफ फ्लावर की, राइट? वर्ल होते हैं ना, एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसका पूरा का पूरा जो चक्र बना होता है उसे हम वर्ल बोलते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ सेपल्स की, राइट, जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है, सेपल्स के वर्ल को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स, राइट? तो दिस इज द इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज द सेपल, और सेपल जो पूरा का पूरा नीचे वर्ल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the base of the ovary. Okay, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताती हूँ, इससे ऊपर वाले पार्ट पे हम चलते हैं। We are talking about the beautiful part of the flower, that is जो अट्रैक्ट करता है, जो ब्यूटीफुल सा होता है, कलरफुल सा होता है, that is the petals of the flower, right? तो petals जो whorl बनाते हैं, that is called as the corolla, and it is the most attractive part of the flower. Then we are moving on to the third whorl, that is called as the androecium. What do we call it? Androecium. Always remember, जब भी word andro use होगा, that means we are talking about the male. Okay, and if I am talking about the gynoecium या gyne word use होगा, that is for female, right? gyne वाला डॉक्टर होता है ना, तो what is it for? जब the females are having their reproductive problems, their body related problems, then they are going to the gynecologist. तो gyne is for the females, andro is for the males. तो हम थर्ड वर्ल की बात कर रहे हैं, that is made up of anther and filament. उसको यूनाइटेड स्ट्रक्चर को हम स्टेमन बोलते हैं, एंड जो स्टेमन वर्ल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज फॉर्मिंग द एंड्रोशियम, and as I told you that andro stands for the male, right? So this is the male reproductive part of the flower. Moving on to the female reproductive part. Female reproductive part की जब हम बात कर रहे हैं बच्चा, तो it is made up of pistil. Basically this is the pistil, और pistil तीन पार्ट से बना होता है, that is the stigma, style, ovary. छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हो, right? So this is the whole structure. ये जो आप सेंटर में देख रहे हो, जो इसका टिप है, that is the stigma, जो pollen grains को रिसीव करता है. This whole tubular structure is called as style, and while we are talking about the base, जहाँ पे एक्चुअल में सारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, बेसिकली जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, that is inside this ovary. So stigma, style, ovary, they are forming the pistil, and इस particular part को हम क्या mention करेंगे? It is the gynoecium. It is the gynoecium. Okay. मैम की स्पेलिंग्स भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं, so it is gynoecium. तो अगर मैं बात कर रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम कैलिक्स और कोरोला क्यों नहीं मेंशन किया आपने, वो वाले वर्ल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मेनली हम इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो वी विल स्टिक ऑन टू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन. अब इतना ब्रीफ तो आपको मिल चुका है. मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट वेरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, सो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंडर क्या आ जाएगा? अभी अभी बताया कि जो स्टेमन होता है,
स्टेमेन अगर एक है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर वो पूरा का पूरा बहुत सारे स्टेमेन्स प्रेजेंट है तो पूरा वर्ल्ड बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। अकेले स्टेमेन को भी हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज द एंड्रोशियम। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एंड्रोशियम एंड इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज द स्टेमेन। तो अकेला जो है वो हमारे पास स्टेमेन है। अब ना थोड़े, ये तो छोटी क्लास में तुम पढ़कर आए थे यार, अभी थोड़े बड़े हो गए हो, थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपको इंट्रोड्यूस होनी ज़रूरी है। ऑल्सो ये टर्मिनोलॉजीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एंड्रोशियम को हम और क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज माइक्रोस्पोरोफिल। ऑलराइट, व्हाट डू वी कॉल इट? माइक्रोस्पोरोफिल। व्हाई सो? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अगेन प्लांट किंगडम याद करो, जब हम माइक्रोस्पोर्स की बात करते थे वी वर टॉकिंग अबाउट द मेल्स, एंड अगर हम मेगास्पोर्स की बात करते थे वी वर टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स। तो जब भी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे टर्म्स आएंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑलराइट, सो माइक्रोस्पोरोफिल, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हमें पता है एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक एंथर प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द बेसिक। ऑलराइट, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। टिपिकली अ स्टेमेन कंप्राइजेस ऑफ two parts, that is a thin, slender and long structure called as filament, and second one is the एंथर। ऑलराइट, यहाँ पे जो मेन काम की चीज है वो है हमारा एंथर, क्योंकि इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो मैम ये फिलामेंट क्यों होता है? बेसिकली बेटा देखो, जो हमारा एंथर है इसको एक्सपोजर देना है। अगर ये फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता तो एंथर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता कहीं पे, और इसके पॉलन ग्रेन्स बाहर एक्सपोज नहीं हो पाते अच्छे तरीके से। तो जितना लंबा फिलामेंट होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा हमारे एंथर को, ताकि इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकल के बाहर डिस्पर्स हो सकें। सो इफ दिस फिस्ट इज द एंथर, दिस आर्म, दिस पोर्शन इज द फिलामेंट, एंड फिलामेंट इज बेसिकली मूविंग एंड प्रोवाइडिंग। अभी जितना छोटा होता चला जाएगा एंथर उतना अंदर चला जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर। तो एक्सपोजर किसने दिया है? फिलामेंट ने दिया है। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पे दिस फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द एंथर। तो कनेक्शन आ रहा है ना वहां पे उन दोनों का, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव। ऑलराइट, व्हाट डू वी कॉल इट? दिस पोर्शन बेटा, दिस पोर्शन जहां पे फिलामेंट एंथर के साथ कनेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव। देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पे आ जाते हैं। मैंने अभी बोला कि इसमें जो मेन पार्ट जो था हमारे पास वो था एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो इससे रिलेटेड आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज, एंथर कैसा होता है बेटा? बायलोब्ड होता है, राइट, एंड इट इज डायथीकस। ओके, बायलोब्ड डायथीकस। वो क्या होता है मैम? अभी बता देते हैं। बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इस पोर्शन पे बेटा फोकस कीजिए, इस पोर्शन पे फोकस कीजिए, दिस पोर्शन, राइट, दिस इज द एंथर। आप देख रहे हो दैट एंथर इज बेसिकली, ये देखिए इसके दो लोब्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकेंड लोब, दे आर जॉइंड टुगेदर। तो दिस इज फॉर्मिंग द होल एंथर। तो इसके पास कितने लोब्स हैं? एक ये जो आपको आगे की तरफ लोब दिख रहा है, एक जो आपको पीछे की तरफ लोब दिख रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायलोब्ड। Each lobe is having two theca. It is having two theca. थीका को आप फिलहाल कंसिडर कीजिए पॉकेट जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगेन हमारे पास ये वाला एंथर का एक लोब है, इसके पास 2 थीका है, राइट, जस्ट लाइक जादू। एंड ये वाला जो हमारे पास एंथर है इसके पास भी 2 थीका है। तो टोटल कितने थीका हैं? दे आर 4 इन नंबर। लेकिन अगर मैं एक लोब की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक लोब की, तो इसके पास कितने हैं? 2 थीका. That is why it is called as diathecus. Alright, bilobed 2 lobes हैं, एक लोब के पास 2 थीका है, it is diathecus. Alright, tetrathecus नहीं बोलेंगे इसे, it is diathecus. Alright, now a typical anther is a 4-sided structure. इसके पास 4 sides present होती है. You can clearly see 1, 2, 3, 4 sides.
right? It has the 1 2 3 4 sides. That is why the structure is called as टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, राइट? तो बाइलोब्ड, डाइथेकस, टेट्रागोनल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ऑलराइट, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. अभी आपने जिसको थीका बोला था ना, उस थीका के स्ट्रक्चर को, उसका जो हमारे पास बेबी स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ प्लूरल टर्म. इफ यू वांट टू से एक अकेले की बात करोगे तो यू विल कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजियम. ऑलराइट, नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स. यहां पे हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम आना चाहिए था, राइट? अभी मैम ने बताया, और देखो स्लाइड में ही गलत लिखा हुआ है. यहाँ पे बेटा जी आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम. वाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है ईच, राइट? सिंगल है. ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ पॉलन सैक. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ हमारे पास बेटा जी 4 लोब प्रेजेंट थे. 1 लोब, सेकेंड लोब, सॉरी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट थे. 1 2 3 एंड 4, राइट? अब ये तो हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से दिख रहा है ना. अब इस डायग्राम पे आओ, ये देखो यही सेक्शन मुझे नीचे की तरफ से भी दिख रहा है. नाउ इट इज फॉर्मिंग वन होल सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक क्या होती है? बोरी. जैसे पोटैटो सैक होता है, उसमें बहुत सारे आलू भर देते हैं, आलू की बोरी होती है. सिमिलरली ये क्या है हमारे पास? इट इज द पॉलन सैक. व्हाट इज इट बेटा? दिस इज द पॉलन सैक. तो जो पॉलन सैक का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? कॉमन सेंस, इट इज हैविंग द पॉलन ग्रेन्स इनसाइड इट. तो माइक्रोस्पोरेंजियम जब डेवलप हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पॉलन सैक. ऑलराइट, स्ट्रक्चर सेम है, बस बच्चा जब था तो कुछ और बोल रहे थे, जब बड़ा हो गया तब कुछ और बोल रहे हैं. ठीक है? सो माइक्रोस्पोरेंजियम जब बड़ा हो गया उसको हमने क्या टर्म दिया? व्हेन इट इज डेवलप्ड इट इज कॉल्ड एज द पॉलन सैक, राइट? Then we see माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो आपको अभी बेसिक सा एंथर का स्ट्रक्चर क्लियर है. एंथर के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वो बाइलोब्ड होता है, वो डायथीकस होता है, वो टेट्रागोनल होता है क्योंकि उसकी 4 साइड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? और जो हमारे पास उसका एक पर्टिकुलर जो थीका था उसे हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम जब डेवलप हो जाता है तो क्या बन जाता है? पॉलन सैक बन जाता है. पॉलन सैक के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का जेनेसिस, उनका जनन, उनका पैदा होना, डेवलप होना, राइट? सो जब भी जेनेसिस वर्ड आएगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. ऑलराइट, तो यहां पे किसकी डेवलपमेंट हो रही है? माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट हो रही है. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट माइक्रोस्पोर्स की. बेटा माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट द pollen grains only. Okay, so let us talk about it. The process of formation of microspores. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यहाँ पे N क्यों लिखा है? क्योंकि माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं. ओके, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो मदर सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है थ्रू मियोसिस. अब ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, 11th का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन रिकॉल करवाने वाली हूँ. मियोसिस में क्या होता था? मान लीजिए मेरे पास ये एक मदर सेल है. कौन सा मदर सेल है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है. इस माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब मदर क्या करेगी? माइक्रोस्पोर को डेवलप करेगी. किसकी मदर है वो? माइक्रोस्पोर की मदर है. सो इससे हमारे पास क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. 1 मदर सेल विल प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस 1 विल टेक प्लेस. मियोसिस 1, मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है. सो रिडक्शनल डिवीजन में ऑब्वियसली डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है. 11th में मेरे चैम्प सब कुछ पढ़ के आए हैं, राइट? सो हमारे पास बन जाएंगे पहले 2 हैप्लॉइड सेल्स, राइट? सो बेसिकली दिस इज द मियोसिस 1. देन मियोसिस 2 होगी. मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है, इसमें फर्दर रिडक्शन नहीं होती. हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही आगे मिलता है. सो मेरे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए. सो व्हाट आर दीज? दीज आर द माइक्रोस्पोर्स, राइट? और हमारे पास माइक्रोस्पोर्स किससे बने हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं.
राइट। सो डिप्लॉयड थी मदर, उसने कैसे माइक्रोस्पोर्स को पैदा किया, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स को। इस बात को ध्यान में रखना, आगे का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। एंथर है, मैम अभी पढ़ा हमने एंथर है। एंथर कैसा है, बायलोब्ड है। एंथर को सबसे पहले क्यों रख रही हूँ, क्योंकि इसी के अंदर तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, इसी के अंदर तो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं ना। तो हमारे पास एंथर बायलोब्ड था, ये इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, बिल्कुल ठीक। उनके पास 2 लोब्स थे, बिल्कुल ठीक, राइट। मूविंग ऑन, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर क्या होता है बेटा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स का एक टिश्यू होता है, राइट। उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, मान लीजिए हमारे पास ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास ना बेटा बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज सेल्स, हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स अ टिश्यू, तो इट इज फॉर्मिंग अ स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, इज इट क्लियर? इट इज फॉर्मिंग अ स्पोरोजिनस टिश्यू। नाउ ऑन डेवलपमेंट ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि ये जो मैंने सेल्स बनाए थे स्पोरोजिनस टिश्यू के, हर एक सेल क्या करेगा, टिश्यू डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। यानी कि हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू, जो हर एक सेल था स्पोरोजिनस टिश्यू का, वो क्या था, वो मम्मी था, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल था। हर एक मदर सेल ने 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम, आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑफ इट। इसके अंदर मान लीजिए सपोज 5 सेल्स प्रेजेंट थे, राइट। ये 5 सेल्स ने पूरा टिश्यू बना रखा था, स्पोरोजिनस टिश्यू। 5 इसलिए बता रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो, ठीक है। होते तो उसमें बहुत सारे हैं बेटा, देयर आर मेनी, राइट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 5। तो इसने बनाया स्पोरोजिनस टिश्यू। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू ने क्या किया, ये हर एक सेल क्या है, इट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अगर ये 5 हैं और अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो 5 से कितने बनेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 5 4s आर 20 माइक्रोस्पोर्स हमारे पास बन जाएंगे, राइट। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये आपको समराइजेशन दी क्योंकि इस पे ना न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा, कि ना आपके पास इतने मदर सेल है, इतनी मियोटिक डिविजन्स हुई, तो बताइए कितने पॉलन ग्रेन्स बने। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस 1 माइक्रोस्पोर डायाड, मियोसिस 2 माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। क्लियर विद दिस, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये जो 4 बने हैं, राइट, हर एक माइक्रोस्पोर अभी वो बेबी है, माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या करता है, पॉलन ग्रेन बनता है। यानी कि माइक्रोस्पोर इज द बेबी स्टेज ऑफ अ मैच्योर पॉलन ग्रेन, राइट। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन कब बनेगा, जब इस माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द होल explanation for this. Now we will talk about the pollen grain. pollen grain क्या होता है, pollen grain हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिन एक टर्म आ रही है अभी आपके लिए, उस पे से क्वेश्चन जरूर आता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो बेटा जी अभी मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन बनता है कैसे, वो जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे वो चारों के चारों 4 पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। उसी पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, इट इज टर्म्ड एज द immature male gametophyte. What is it? Immature male gametophyte. बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो मेल गैमीट होता है,
नो, वो मेल गैमीट नहीं होता, वो मेल गैमीटोफाइट होता है। मैम वो क्या होता है? बेटा जी गैमीटोफाइट जो गैमीट को कैरी करता है, यानी कि वो मेल गैमीटोफाइट है। मेल जो गैमीट्स होते हैं ना वो इस पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ओके, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन खुद मेल गैमीट नहीं है, इसके अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द मेल गैमीटोफाइट। ऑलराइट, नाउ pollen grains are generally spherical इनका स्ट्रक्चर होता है, and then we see the pollen grain is surrounded by two distinct layers। बहुत इंपॉर्टेंट, इन लेयर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है आपको। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बाहर एक ऑरेंज कलर की लेयर नजर आ रही है सभी को। सो दोज आर द टू लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। एक्साइन मतलब द आउटर लेयर, एंड द इनर लेयर दैट इज द येलो कलर वाली जो अंदर की लेयर है उसे हम कहते हैं इंटाइन। ऑलराइट, सो पहले बात करेंगे एक्साइन की। एक्साइन की जब बात कर रहे हैं ना, तो एक्साइन बनी किससे होती है? एक्साइन इज मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलिन। तो इसी की बात कर रही थी मैं, दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पोरोपोलिन। इस पे से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्पोरोपोलिन बेटा एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। ओके, सो अगर वो रेजिस्टेंट है तो वो पॉलन ग्रेन को बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखता है, डिफरेंट केमिकल से बचा के रखेगा, एयर करेंट्स, वाटर करेंट्स, इन सब से बचा के रखेगा। अब एक पॉलन ग्रेन अगर एक फ्लावर से डिस्पर्स हुआ तो बेचारा कहाँ कहाँ घूमता है, कोई उसको खा जाएगा, कोई हवा में कहीं दूर उड़ जाएगा, कोई प्रीडेटर वहाँ पे हो सकता, तो इट हैज़ टू बी प्रिजर्व, इट हैज़ टू बी सेव्ड, राइट। उसको सेफ्टी की ज़रूरत है ताकि वो सेफली फीमेल के पास स्टिग्मा के ऊपर जाके फॉल कर सके। तो उसको सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट सेफ्टी इज प्रोवाइडेड बाय स्पोरोपोलिन की एक्सटर्नल लेयर। ओके बेटा, देन कम्स द इंटरनल लेयर दैट इज इंटाइन, एंड इट इज थिन, सॉफ्ट एंड इलास्टिक लेयर। और बनी किससे होती है? इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो आपको एक्साइन और इंटाइन की कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। एक्साइन बनी होती है क्यूटिन और स्पोरोपोलिन से, स्पोरोपोलिन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटाइन बनी होती है पेक्टिन और सेल्यूलोज की। ऑलराइट, इतना क्लियर है सबको? तो ये देखिए हमारे पास ये रहा पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। द आउटर orange colored layer is called as exine, the inner yellow colored layer is called as intine. Okay, now at a few places, अब हमारे पास मान लीजिए बच्चा, this is a pollen grain, right, this is a pollen grain। pollen grain की एक external layer बना देते हैं, ये रही external layer, that is the exine। okay, done, right। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास क्या मेंशन्ड है? यहाँ पे हमारे पास मेंशन्ड है दैट इट इज मिसिंग एट अ फ्यू प्लेसेस। अब ये जो मेरी एक्साइन है ना बेटा, एक्साइन ये कहीं कहीं पे मिसिंग है, तो हम मिसिंग वाला पार्ट बनाएंगे। लेट अस सी। ओके, होल्ड ऑन अ मिनट। हम इसको थोड़ा थोड़ा मिसिंग करके बनाएंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो कि 3 जगह पे ये लेयर मिसिंग है। सो यहाँ पे ये मिसिंग होगी, यहाँ पे थी, यहाँ पे ये मिसिंग होगी, यहाँ पे थी, राइट, यहाँ पे ये मिसिंग होगी, यहाँ पे थी, लाइक दैट। तो ये 3 जगह पे मिसिंग क्यों है? द पॉइंट इज कि हमने अभी अभी बोला कि जो हमारे पास स्पोरोपोलिन होता है ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, किसी चीज़ को अंदर घुसने नहीं देता तो किसी को बाहर भी नहीं निकलने देता ये, राइट। तो लेकिन अभी जो इंटाइन है हमारे पास, इंटाइन क्या करती है? पॉलन ट्यूब बनाती है। मैंने अभी बताया था स्टार्ट करने से पहले कि मेल गैमीटोफाइट है ये, मेल गैमीटोफाइट यानी कि इसके अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। अगर मैं पूरी की पूरी लेयर बाहर बिछा देती स्पोरोपोलिन की तो मेरे मेल गैमीट्स बाहर कैसे निकलते, वो फीमेल तक कैसे पहुंचते, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता भी तो रखना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जो आपके पास ये जो गैप्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पोर्स, दीज आर कॉल्ड एज द जर्म पोर्स। ओके, तो पॉलन यहाँ से क्या होता है,
ये जो जर्म पोर्स हमारे पास प्रेजेंट है, इनके थ्रू पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो आप देख रहे हो ये जो रेड कलर वाली लेयर है यानी कि इंटाइन है, ये बाहर की तरफ निकल सके, इसीलिए यहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है एक पोर हो सकता है सेवरल पोर्स हो। ऑलराइट, सो ये हमारे पास पॉलन ट्यूब यहाँ से इमर्ज करती है और इसके पास होता क्या है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स, राइट, इट इज हैविंग द मेल गैमीट्स। ओके, पॉलन ट्यूब क्या आगे फर्दर फंक्शन करती है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है बेटा। सो बस आपको इतना समझना है, इंटाइन पॉलन ट्यूब बनाती है, एक्साइन स्पोरोपॉलन से बनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एक्साइन की प्रेजेंस की वजह से ही हम जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको फॉसिल फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we see that intine comes out of any of the germ pore during the pollen germination in the form of a pollen tube. This is what I have just explained to you. Now, moving on, the next part, that is the पिस्टल, राइट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते अच्छा ओके, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये तो, राइट, इट इज द पिस्टल, द ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक, राइट। मेल की हम बात करके आ चुके हैं, मेल के माइक्रोस्पोर की बात कर ली है हमने। अब हम आ जाते हैं फीमेल वाले पार्ट पे, दैट इज द मेगास्पोरेंजियम। So gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Female reproductive part of the flower कौन सा होता है? That is the pistil. Pistil या फिर कार्पल, कुछ भी बोल सकते हो आप, right? Then each pistil या फिर carpel comprises of 3 major parts, that is the stigma, style and ovary. तो यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हो, the topmost part that is the stigma, this whole filament जैसा जो स्ट्रक्चर हमें स्टेमन में देखा था, वैसा यहाँ पे भी इसके पास एक लॉन्ग स्लेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, एंड देन कम्स द बेसल स्वोलन पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द ओवरी। ऑलराइट, सो ओवरी, अभी ऊपर वाला पार्ट जरा साइड में कीजिए, पहले ओवरी का पार्ट समझ लीजिए। ओवरी क्या, हमारे पास ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी बेसिकली क्या करता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक। उससे पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज द प्रेजेंट ओव्यूल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। तो हमने हमारे पास मेल वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा था, माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट, वी कॉल्ड इट माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ पे हमारे पास फीमेल की बात हो रही है, सो वी आर कॉलिंग इट एज द मेगास्पोरेंजिया, ऑलराइट, विच आर बोर्न ऑन अ कुशन लाइक टिश्यू कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओके, एंड मतलब जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होते हैं। मैम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अब भी समझाऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो बेटा आपको पता होगा, ये तो आप बेसिक सा पहले भी पढ़कर आए हो कि जो ओवरी होता है ना वो डेवलप करके फ्रूट बनाता है, और जो ओव्यूल होते हैं फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं ना, तो ओव्यूल डेवलप होके सीड बनाते हैं, राइट। ओव्यूल के अंदर मैंने बोला एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन की वजह से हमारे पास जायगोट बनता है, जायगोट से बेबी बनता है, दैट इज एम्ब्रियो। तो अगर पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स थे तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो होगा, राइट। और एम्ब्रियो कब होगा, जब वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से ही तो जायगोट बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास एम्ब्रियो सैक के भी अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। फीमेल गैमीट को आके मिलता है मेल गैमीट, वो दोनों फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो मस्त अंदर बैठा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, इसीलिए उस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है बेटा। सो बेसिकली थोड़े पीछे वाले पार्ट पे आते हैं, ओव्यूल एंड ओवरी पे। ओवरी इज द एक्सटर्नल स्वोलन स्ट्रक्चर, राइट। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और आपने देखा है
ओवरी का फ्रूट बन रहा है और ओव्यूल का सीड बन रहा है, तो क्या एक फ्रूट के अंदर सीड्स ऐसे बिखरे होते हैं, ऐसे हिल रहे होते हैं? नहीं ना, वो फिक्स्ड होते हैं फ्रूट की वॉल के साथ, राइट? तो जो ओव्यूल है बेसिकली वो भी अपने ओवरी के साथ फिक्स्ड होता है कुशन जैसे स्ट्रक्चर पे, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, राइट? उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ना डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अगर मैं राइस की बात कर रही हूँ तो एक सिंगल सीड होता है ना ये, तो सो दैट इज द ओनली सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ पपाया की, सो पपाया के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं, यानी कि जो पपाया का बाहर वाला पोर्शन, जो एडिबल पोर्शन है, ये फ्लावर वाली स्टेज में ओवरी था, और जो इसके अंदर इतने सारे सीड्स दिख रहे हैं वो ओव्यूल थे। तो ओव्यूल कैन बी मल्टीपल इन नंबर, दे कैन बी सिंगल इन नंबर, जस्ट लाइक मैंगो। अपना समर सीजन, मैंगो सीजन चल रहा है, सो मैंगो के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है, एंड दैट मीन्स हमारे पास उसके अंदर एक सिंगल सीड ही मिलेगा, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू अवर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? मेगास्पोरेंजियम। सो वी कैन कॉल इट ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो ओव्यूल सिमिलरली माइक्रोस्पोरेंजियम को भूलना नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था? हमारे एंथर का एक लोब था, उसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर ओवर हियर। आपके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है एक ओव्यूल का। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका आपको डायग्राम आ सकता है, ओके? 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपके पास ये डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दिया गया है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। तो हमारे पास अभी अभी मैंने बताया ना कि जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है। ऐसे थोड़ी ना बेचारा बिखरा हुआ होता है, कहीं पड़ा हुआ होता है या फिर इधर उधर हिल रहा है। नो, फ्रूट का सीड फ्रूट की वॉल के साथ फिक्स्ड होता है ना, उसको हम ऐसे करके निकालते हैं। ऐसे थोड़ी फ्रूट खोला और सारे के सारे सीड नीचे की तरफ गिर गए, नहीं, दे आर अटैच्ड टू इट्स वॉल्स, राइट? थोड़ा लूजली अटैच्ड हो सकते हैं, थोड़ा टाइटली अटैच्ड हो सकते हैं, बट अटैच्ड होते हैं। सो बेसिकली दैट अटैचमेंट इज विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओके, नाउ अब देखिए, जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्यूनिकल। तो मैं यहाँ पे आपके लिए प्लेसेंटा रिप्रेजेंट कर देती हूँ एक बार। ये देखिए बेटा, मान लीजिए यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द ओव्यूल। तो ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन किसने बनाया? हमारे पास इस स्लेंडर से स्ट्रक्चर ने बनाया, दैट इज द funicle. What do we call it? It is called as funicle. Thin stalk like structure. The point of attachment of the funicle with the ovule. अब आप देखिए, हमारे पास ये जो ओव्यूल है ये कनेक्टेड है फ्यूनिकल के साथ। अगेन, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द फ्यूनिकल, दिस इज द प्लेसेंटा, राइट? तो ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ कैसे कनेक्टेड है? फ्यूनिकल की हेल्प से। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में ये जो जंक्शन प्रेजेंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज हाइलम। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट हाइलम। क्लियर विद दिस बेटा? इतनी बात क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन फर्दर। ओव्यूल हैज द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। अब हम अपने इस ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, मेन ओव्यूल की बात कर रहे हैं। तो ओव्यूल के अराउंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? इंटेग्यूमेंट्स। ओके, दीज कोटिंग्स, the integuments encircle the main region of the ovule called as the nucellus. तो ये जो protective layers हैं, ये protect किसको कर रही हैं? They are protecting the inner tissue. They are protecting the inner tissue. ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का टिश्यू दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है? दिस इज द न्यूसेलस। ओके, तो जिसकी प्रोटेक्शन हो रही है उसका नाम पता होना चाहिए ना। सो दिस इज द न्यूसेलस। ऑलराइट, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था ना माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वैसे ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट है। ओके, नाउ a place from where funicle and integuments arise is called as chalaza. तो बेटा आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, आप ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान से नोटिस कीजिए। ये देखिए, ये वाले पोर्शन से हमारे पास
फ्यूनिकल भी अराइज होता है और इसी पोर्शन से हमारी इंटेग्यूमेंट्स भी अराइज होती हैं। कॉमन पोर्शन है ना ऊपर वाला, इट इज कॉल्ड एज शलाजा। व्हाट डू वी कॉल इट? शलाजा। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट जस्ट ऑपोजिट टू द शेलाजल पोल। तो बेटा ये वाला जो शेलाजा वाला एंड है उसको हम शेलाजल पोल बोलते हैं। आप देख रहे हो ध्यान से, इसके जस्ट ऑपोजिट हमारे पास इतने से स्पेस में इंटेग्यूमेंट्स गायब हैं, एक छोटा सा छेद बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोपाइल आ गया, यानी कि माइक्रोपाइलर पोल के ऑपोजिट कौन सा पोल होता है? शेलाजल पोल होता है, या फिर वाइस वर्सा। ओके, नाउ inside the nucellus there is the presence of embryo sac। अब देखो बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू था ना, स्पोरोजेनस टिश्यू तो अपने आप ही मियोसिस करके बना देता था माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो न्यूसेलस होता है बेटा, न्यूसेलस के कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं, राइट? सारे के सारे ये नहीं अपना एम्ब्रियो सैक बनाना शुरू कर देंगे। सेंटर में हमारे पास सेल है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये एम्ब्रियो सैक बना सके, राइट? भाई बेबी को बियर करना है, मजाक बात थोड़ी ना है, कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए उसकी। सारा का सारा न्यूसेलस उठ के थोड़ी ना एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एक सेंटर में सेल प्रेजेंट होगा जो कि स्पेशलाइज्ड होगा, वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ओके, सो इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलर टिश्यू और सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। ओके, नाउ एम्ब्रियो सैक या फिर हम उसको फीमेल गेमीटोफाइट भी बोल सकते हैं। तो अगेन, अगर मेल गेमीटोफाइट दैट मीन्स पॉलन ग्रेन अगर मेल गेमीट्स को कैरी करता है, तो फीमेल गेमीटोफाइट दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमीट को कैरी करता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर we have the process of मेगास्पोरोजेनेसिस, कि भाई मेगास्पोर्स बनते कैसे हैं। ओके, सो लेट अस सी हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। मेगास्पोर मदर सेल, इसको आप एब्रीवेट कर सकते हो एज MMC। व्हाट डू वी कॉल इट? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। बेटा जी याद रखिएगा, जब भी माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनना है तो मियोसिस का प्रोसेस होगा, बिकॉज इनके अंदर गैमीट्स होते हैं एंड वी नो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, राइट? सो बेसिकली मियोसिस विल टेक प्लेस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। कितने हमारे पास मेगास्पोर बन गए? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए। जनरली हमारे पास होता क्या है कि जो मेगास्पोर्स होते हैं ना टूवर्ड्स द शेलाजल एंड, 2 एंड्स बताए थे ना, मान लीजिए ये रहा मेरे पास मेरा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? मान लीजिए, चलो इसको हम एम्ब्रियो सैक मानते हैं, ओव्यूल के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। तो हमने देखा था ओव्यूल का ये वाला जो पोर्शन था, दिस वाज द शेलाजल पोल, ये वाला जो पोर्शन था दिस वाज द माइक्रोपाइलर पोल। ट्रू। अब हम क्या कह रहे हैं कि अंदर अगर मियोसिस की वजह से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही एक्टिव रहता है, मतलब जो फर्दर एम्ब्रियो सैक बनाएगा सिर्फ एक ही एक्टिव रहता है, दैट इज टुवर्ड्स द शेलाजल एंड, and rest of the 3 degenerates. Okay, this is the degeneration. Now यहाँ पे देखिए डायग्राम में यही बात एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाहर की तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है, यस मैम प्रेजेंट है। मैंने कहा था सेंटर में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ये रहा मैम, दिख रहा है स्पेशलाइज्ड सेल। इस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलेंगे? ये मम्मी है, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में हो गई मियोसिस 1, तो यहाँ पे बन गए 2 सेल्स। इसके बाद फिर से हो गई मियोसिस 2, यहाँ पे बन गए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। टेट्राड मतलब 4, है ना? तो यहाँ पे बन गए हमारे पास 4 मेगास्पोर्स। मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने, आपकी बुक भी यही कहती है, ये कहती है बेटा कि जो शेलाजल एंड की तरफ आपका मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल रहता है। तो यहाँ पे देखो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ दिखाया गया है, यानी कि शेलाजल एंड नीचे की तरफ होगा, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है मान लीजिए।
तो हमारे पास ये वाला जो मेगास्पोर है ये फंक्शनल रहेगा और ये जो 3 हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे। ये जनरली ऐसा होता है, सभी प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द, देखो मैम को आपने ना भुला दिए टर्म्स, सो व्हाई इज इट कॉल्ड एज द सिंगुलर, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डेवलप हुआ तो इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर है वो मोनोस्पोरिक होती है क्योंकि बने तो 4 थे लेकिन सिर्फ एक जो था वो हमारे पास जो था वो फंक्शनल रहा, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमीटोफाइट, अभी मैंने आपको फीमेल गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है। मेगास्पोर जो आपका एक फंक्शनल था ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। कैसे बनाता है ये एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। ये देखो बेटा, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल, वी नो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इसी की वजह से तो पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा, which grows in size and obtains the nutrition from nucellus। तो ये बड़ा होता चला जाता है और इसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है, आउटर साइड का जो न्यूसेलर टिश्यू है वहां से नरिशमेंट मिल रहा है। द मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, याद रखिएगा जब मेगास्पोर खुद बन रहा था वो मियोसिस से बन रहा था, बट जो मेगास्पोर की डेवलपमेंट होती है आगे वो कैसे होती है, माइटोसिस से होती है, ठीक है बेटा। ना पहले ये बनाएगा 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर in which 2 nuclei move towards the poles। तो बेटा ये देखो, ये था मेरे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर हुई माइटोसिस, इसने प्रोड्यूस करे 2 न्यूक्लियाई पोल्स की तरफ चले गए। इसके बाद दोबारा होगी इसमें माइटोसिस और उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास अल्टीमेटली 2 2 2 4 4 2 8। सो दिस इज माइटोसिस हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर विद दिस? नाउ ये जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं ना बेटा, ये क्या कहते हैं, 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बन रहे थे पोल्स की तरफ जा रहे थे, मान लो हमारे पास सेंट्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बने, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। इन्होंने फिर से डिवीजन करी, हमारे पास ऐसे 4 बने, 2 नीचे चले गए 2 ऊपर चले गए। सिमिलरली 4 ऊपर चले गए 4 नीचे चले गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो 8 न्यूक्लियाई हैं उनमें से 2 न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आ जाते हैं, पोल्स वाले रीजन से सेंटर में आ जाते हैं। ऊपर के 4 में से एक खिसक के बीच में आएगा, नीचे वाले 4 में से एक खिसक के बीच में चला जाएगा, ठीक है बेटा। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज द पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे देखो, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई, आउट ऑफ out of 4 nuclei we are observing 1 nuclei move towards the center and are called as the polar nuclei। तो ये ऊपर वाले 4 में से 2 सेंटर में आएंगे, नीचे वाले 4 में से 2 सेंटर में आएंगे, इसीलिए जो सेंटर में 2 आए उन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये पोल्स से उठ के बीच में आए हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या। जो मेरे पास ऊपर वाले 3 थे ना बेटा, ऊपर 4 थे, 4 में से एक बीच में आ गया तो ऊपर 3 बचे। उन तीनों के अराउंड सेल वॉल डेवलप हो जाती है। न्यूक्लियाई है ना, उनके अराउंड सेल वॉल डेवलप हो गई और उन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। व्हाट डू वी कॉल देम? एंटीपोडल सेल्स, राइट। दे आर टुवर्ड्स द शेलाजल एंड। याद रखिएगा एंटीपोडल सेल्स शेलाजल एंड की तरफ होते हैं। जो नीचे वाले हमारे पास 3 थे उसमें से 2 बन जाते हैं सिनर्जिड सेल्स और जो एक है वो है हमारा एग सेल, दैट इज द फीमेल गेमीट।
ओके, सो दिस इज द फीमेल गैमीट। ऊपर वाले 3 एंटीपोडल्स, नीचे वाले 3 में से 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। इन तीनों को मिला के हम टर्म देते हैं एग अपरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। अब मैम जो बीच में 2 पहुंच गए थे उनका क्या हुआ? इन दोनों न्यूक्लियाई को एक सेल बनता है, इन दोनों को एक ही सेल वॉल मिलती है, तो इनका बनता है सिंगुलर सेल, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई। ऊपर वाले 3 सेल जो है उन्हें क्या बोला? एंटीपोडल सेल। नीचे वाले 3 सेल में से 2 को क्या बोला? सिनर्जिड सेल। और एक बचे को क्या बोला? एग सेल। इन तीनों ने मिलके क्या बना दिया? एग अपरेटस बना दिया। In this way, the embryo sac is called as 7-celled and 8-nucleate. Very important. Question आता है ये आपको, why the embryo sac is called as 7-celled and 8-nucleate structure? तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि अगर 7 सेल होते हैं तो 7 ही न्यूक्लियाई होने चाहिए, या फिर अगर 8 न्यूक्लियाई है तो 8 सेल्स होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी जो बीच वाला आपका सेल, बड़ा वाला सेंट्रल सेल है, इसको 2 न्यूक्लियाई मिल गए, तो नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 2 3 4 5 6 7 8। Clear with this? So this is the whole 7-celled 8-nucleate structure that is asked in your exam and it should be on your tips. Okay? चलिए, moving on to our next part of this very chapter, that is pollination. मेल गैमीट बना दिए, फीमेल गैमीट बना दिए, बिल्कुल सही बात। मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर देख लिया। फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर देख लिया, बिल्कुल सही बात। बट फर्टिलाइजेशन तो तब होगी ना जब इनका फ्यूजन होगा। मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन भी तो करवाना पड़ेगा, और अगर फ्यूजन करवाना है तो सबसे पहला स्टेप है पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेकर आओ। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? दिस इज द वेरी डेफिनेशन जो आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, राइट। अब हमारे पास जो पॉलिनेशन है बेटा जी वो होती है 2 टाइप की, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होगा, इसको ध्यान से समझिए। अगेन इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज देयर इज अ फ्लावर, दिस फ्लावर इज हैविंग द एंड्रोशियम, दैट मीन्स द एंथर वाला स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो हैविंग गाइनोशियम, यानी कि इसके पास स्टाइल भी प्रेजेंट है, सॉरी पिस्टिल भी प्रेजेंट है। ओके बेटा, नाउ ये रहा हमारे पास एंथर। एंथर पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, एंथर पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, और वो पॉलन ग्रेन्स फॉल करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। फ्लावर कौन सा था? सेम, अकेला, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर फ्लावर है ये, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम फ्लावर के पास, बेसिकली ये बायसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। उसने बनाए पॉलन ग्रेन्स, अभी अपने ही स्टिग्मा के ऊपर फॉल करवा दिए। दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। देन कम्स द सेकेंड काइंड ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है जिटोनोगैमी, एक होती है जेनोगैमी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से पक्का, और बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। ध्यान से देखिए बेटा, देयर इज वन प्लांट, मान लो ये सनफ्लावर का प्लांट है, ठीक है बेटा। दूसरा भी मेरे पास सनफ्लावर उसके बगल में ही लगा हुआ है, ये रहा मेरे पास दूसरा सनफ्लावर। अब ये वाला जो सनफ्लावर था ना बच्चे, यहाँ पे एक फ्लावर लगा है और इसी की बॉडी पे यहाँ पे एक फ्लावर लगा है, ठीक है, क्लियर। इसके पास में एक और प्लांट था, उस पे भी सनफ्लावर लगा हुआ है। ठीक है मैम, समझ में आ गई इतनी बात तो। अब आगे बताओ, जिटोनोगैमी क्या कहती है? जिटोनोगैमी कहती है कि पॉलिनेशन तो होगी बॉस, पक्का होगी, लेकिन ये वाला जो फ्लावर था, ये फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन्स अपने ही ऊपर, अगर अपने ही स्टिग्मा पे अगर गिरा लेता तो क्या होता? वो सेल्फ पॉलिनेशन होती। बट इस केस में क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स
होंगे तो सेम प्लांट के फ्लावर्स के, लेकिन वो अलग अलग, बेसिकली इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर फॉल करेंगे। ओके तो एक तरीके से ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, बट अगर जेनेटिकली मैं देखूं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना, तो जीन्स तो उसके सेम ही रहेंगे। टेक्निकली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज फ्लावर ने अपने ही पॉलन ग्रेन अपने आप को नहीं दिए, उसने अपने पॉलन ग्रेन्स को अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर फॉल करवाया। सो दिस इज द जिटोनोगेमी, राइट। नाउ दूसरा केस क्रॉस पॉलिनेशन, वेरी इजी। ये वाला प्लांट है और ये वाला प्लांट है, इसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, राइट यानी कि प्लांट भी अलग है, फ्लावर तो ऑब्वियसली अलग है। सो दिस इज कॉल्ड एज जेनोगेमी। ओके सो दीज आर द टू केसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जिटोनोगेमी मतलब कि फ्लावर्स आर डिफरेंट बट प्लांट इज सेम। Xenogamy, flower is also different, plant is also different. Okay, so this is the whole briefing for the very thing. Now moving on to the agents of pollination. हमारे पास different agents होते हैं जो कि pollination कराते हैं, हो सकता है वो wind की वजह से हो सकता है वो water की वजह से हो। These are the abiotic factors. हो सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स भी, जैसे कि हनी बी, राइट। ऐसा कहा जाता है, पता छोटे होते ना एक फैक्ट पढ़ा था मैंने कि अगर दुनिया की सारी हनी बीज खत्म हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, व्हाट विल हैपन। आपको पता है ये वाला फैक्ट सुना आपने? इट इज बिलीव्ड कि 4 साल के अंदर सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बाबा वो मास लेवल पे पॉलिनेशन करवाती हैं, पॉलिनेशन हो रही है तभी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तभी हमारे लिए फूड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके सो बेसिकली ये हमारे पास एक छोटा, एक बचपन में ये फन फैक्ट सुनते थे हम। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेबल, क्योंकि जो हनी बीज हैं वो करवाएंगी पॉलिनेशन। हनी बीज आर लिविंग, दैट मीन्स दे आर द बायोटिक पॉलिनेटर्स। ओके बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नाउ प्लांट्स यूज बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स। हमें पता है दोनों तरीके के एजेंट्स यूज करते हैं हमारे प्लांट्स। विंड पॉलिनेशन भी हो सकती है, राइट तो उसे हम कहते हैं एनीमोफिली। व्हाट डू वी कॉल इट? एनीमोफिली। इट इज फॉर विंड पॉलिनेशन। The flowers that undergo pollination with the help of wind are called as anemophilous flowers. Okay, anemophily जिसमें होगी जैसा काम वैसा नाम, that is the anemophilous flowers. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मेज, शुगर केन, कोकोनट, कैनबिस, बैम्बू, पपाया। बेटा जी ये जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं ना, इतने बदसूरत फ्लावर होते हैं, दे आर कलरलेस। कुछ तो ऐसा लगता है फ्लावर भी नहीं है, ऐसे भूसे के जैसे होते हैं। ओके व्हाई इज इट सो? फ्लावर इतना सुंदर और इतना खुशबूदार और नेक्टर उसके अंदर क्यों होता है? आपको दिखाने के लिए थोड़ी ना होता है कि आप गार्डन में घूमो तो आप एंजॉय कर सको, वो उसके खुद के फायदे के लिए होता है। नेचर ने उसको ब्यूटी इसलिए दी ताकि वो अट्रैक्ट कर सके अपने पॉलिनेटर्स को। ओके बेटा, अब नेक्टर पीने के लिए बटरफ्लाई आएगी, उसकी शक्ल देख के फ्लावर से अट्रैक्ट होके, उसकी खुशबू की वजह से इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट होंगे। बट जो विंड है, क्या विंड को शक्ल देखनी पड़ेगी पॉलिनेशन करवाने के लिए? विंड को तो पता भी नहीं कि वो पॉलिनेशन करवा रही है, विंड तो बस चल रही है। दैट मीन्स द प्लांट्स जिनके जो पर्टिकुलर फ्लावर्स होते हैं वो विंड से अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उन्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है खूबसूरत बनने में, वो जैसे भी है चलेगा। बट कुछ हमारे पास स्पेसिफिक उनके फीचर्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कॉमन फीचर्स आर दे आर नीदर अट्रैक्टिव नॉर फ्रेग्रेंट, ना उसमें खुशबू होती है ना उनकी शक्ल अच्छी होती है। ओके सेकेंड थिंग, क्योंकि इन्हें किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना। दूसरा, इनके पास नेक्टर ग्लैंड्स भी नहीं होते, क्योंकि इन्हें विंड को थोड़ी ना नेक्टर पीना था, तो इनके पास नेक्टर ग्लैंड्स भी एब्सेंट होते हैं। pollen grains जो इनके होते हैं, they are, it is very important point, okay, I am making stars over it, it is a very very important point. Question पूछा जाता है, tell the characteristic features of the pollens or the particular flowers that are pollinated by wind. तो ये features आप लिख कर आएंगे, ठीक है बेटा। pollen grains होते हैं small, they are lightweight and they are dry and non-sticky. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके।
ऑन द अदर हैंड जो इसका स्टिग्मा होता है, यानी कि जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, द स्टिग्मा इज ऑफन लार्ज, feathery and mucilaginous. Mucilaginous मतलब it is sticky, म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, राइट? अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कितने ही यूजफुल है। पॉलन ग्रेन स्मॉल होगा, लाइट वेट होगा और ड्राई होगा, तो आसानी से हवा उसे उड़ा के ले जाएगी, राइट? वो नॉन स्टिकी भी होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं ना कि वो स्टिग्मा की जगह किसी और जगह के ऊपर चिपक गया तो चिपक के ही रह गया, राइट? वो पॉलिनेशन कैसे करवाएगा फिर, करेक्ट? सो बेसिकली हमारे पास जो ये जो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और जो हमारे पास स्टिग्मा होगा वो लार्ज होगा, ताकि उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए पॉलन ग्रेन्स फॉल करने की। मान लो एक स्टिग्मा है वो इतना लार्ज है, एक स्टिग्मा है इतना छोटू सा, तो चांसेस किसके ऊपर ज्यादा है कि पॉलन ग्रेन आके फॉल करेगा? लार्ज स्टिग्मा के ऊपर, राइट? सो द स्टिग्मा इज लार्ज, फेदरी होता है ताकि पॉलन ग्रेन उसमें फंस जाए, या फिर वो स्टिकी होता है, म्यूसिलेजिनस होता है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके फॉल करे ये उसको पकड़ ले, उसको अपने ऊपर स्टिक करवा ले, ठीक है? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर द सेम। सेकेंड वी हैव द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आर बेसिकली वाटर पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स, जिनमें पानी की वजह से पॉलिनेशन होती है, वाटर करेंट्स की वजह से पॉलिनेशन होती है, और इसलिए इन्हें हम हाइड्रोफिलस फ्लावर्स भी बोलते हैं। एग्जांपल्स आर वेलिसिनेरिया, राइट? वी हैव हाइड्रिला, वी हैव द जोस्टेरा। ये हमारे पास सी ग्रास होती है, जोस्टेरा, ठीक है बेटा? इनके फीचर्स क्या होते हैं? जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो लॉन्ग होंगे, रिबन जैसे होंगे, क्योंकि इन्हें फ्लोट करना है पानी के अंदर, राइट? लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, एंड आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। वाटर प्रूफ होना जरूरी है इनका, इसीलिए इनके ऊपर म्यूसिलेज की कोटिंग प्रेजेंट होती है। स्टिग्मा कैसे होते हैं? अगेन लार्ज और फेदरी होते हैं, ओके? एंड यूजुअली जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना, अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है वेलिसिनेरिया प्लांट का, ये आपकी बुक में भी दिया गया है एनसीईआरटी में। वेलिसिनेरिया के केस में हम क्या देखते हैं बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास मेल फ्लावर होता है ना, जैसे ही वो डेवलप हो जाता है, ये देखो ये प्रेजेंट है मेरा मेल फ्लावर, राइट? आई विल हाईलाइट इट विद सम अदर कलर फॉर यू। दिस इज द मेल फ्लावर। Now this male flower as soon as it gets developed, ये अपनी प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, और प्लांट की बॉडी से डिटैच होके पहुंच जाता है ये सरफेस के ऊपर और तैरने लगता है वाटर करेंट्स की वजह से, तभी तो वाटर पॉलिनेशन है, राइट? और ये क्या करेगा? ये यहाँ पे कहीं पे फीमेल फ्लावर के साथ आके इंटरैक्ट करेगा, इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस पर्टिकुलर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाएंगे, या फिर उसके ऊपर दैट विल बी रिसीविंग इट, और फिर आगे पॉलिनेशन हो जाएगी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर द पर्टिकुलर हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। अगेन इनके पास भी नेक्टर ग्लैंड्स नहीं होते, जरूरत ही नहीं है, पानी थोड़ी ना नेक्टर पीने आएगा, राइट? सो दैट इज वाई दे डू नॉट रिक्वायर एनी फ्रेग्रेंस, ब्यूटिफुल भी नहीं होते ये खास, ठीक है? क्योंकि इनको उसकी जरूरत ही नहीं है, ओके? चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द जूओफिली। जूओ मतलब एनिमल एंड फिली मतलब कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ओके? तो अगर मैं बात कर रही हूँ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, यानी कि हनी बी हो गया हमारे पास, फ्लाइज हो गई हमारे पास, राइट? बम्बल बीज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। यू शुड नो द टर्मिनोलॉजीज। हम इसे क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। इफ द पॉलिनेशन इज बाय बर्ड्स, अगर बर्ड्स पॉलिनेशन करवा रहे हैं, सो व्हाट डू वी कॉल इट? What do we call it? The pollination by birds? It is called as ornithophily. It is called as ornithophily. नेक्स्ट बायोटिक एजेंट बैट्स। बैट्स अगर पॉलिनेशन कराते हैं तो हम उसे बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। व्हाट डू वी कॉल इट? कायरोप्टेरोफिली। थोड़े से टंग ट्विस्टर जैसे नाम है, मुझे पता है, कायरोप्टेरोफिली, ओके? और बेटा अगर स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज मेलाकोफिली। व्हाट डू वी कॉल इट? मेलाकोफिली।
अगर ह्यूमंस पॉलिनेशन कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोफिली. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज गिवन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस. ओके, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, दैट इज वाई वो फ्लावर्स को हम जूओफिलस फ्लावर्स बोलते हैं. और जूओफिलस फ्लावर्स में भी सबसे ज्यादा किस टाइप की पॉलिनेशन होती है? एंटोमोफिली. ओके, इंसेक्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं, एंड पर्टिकुलरली दे आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर्स. तो हमारे पास जो बीज होती हैं वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर्स होती है, इसीलिए जो थोड़ी देर पहले फैक्ट बता रही थी, तो दैट इज क्वाइट रिलेटेबल ओवर हियर. ओके बेटा, नाउ लार्ज एनिमल्स लाइक प्राइमेट्स, लाइक लेमूर्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रॉडेंट्स, जैसे कि स्क्विरल्स हो गई, रैट्स हो गए, एंड आर्बोरियल्स जो कि ट्री के ऊपर रहने वाले, मंकीज, है ना. सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेशन करवाते हैं. कुछ ये भी पॉलिनेशन बेचारे करवा देते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो द पॉलिनेटर्स. नाउ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन की अब हम बात करेंगे. पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई पॉलिनेशन तो करवा गए एजेंट्स, अब पॉलन और पिस्टल की इंटरैक्शन कैसे होती है? जैसे ही पॉलन स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है तो उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है, राइट? लेट अस सी नाउ. द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन. अब मान लो रोज का पॉलन ग्रेन था, लोटस के ऊपर जाके फॉल कर गया, तो क्या वो पॉलिनेशन एक्सेप्ट करेगा? पर्टिकुलर लोटस वो बोलेगा यार तू साइड हट, तू कोई और फ्लावर है, किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट यू. मैं तो अपने लोटस के ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करूंगा, राइट? सो जो स्टिग्मा होता है ना बेटा एक फ्लावर का, उसके पास ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज इट्स ओन पॉलन ग्रेन्स, सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स. ओके, तो वो लोटस के ही पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा. ठीक है बेटा? सो दिस इज थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस व्हेन द पॉलन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा. Whether it is compatible or not by the means of the chemical components of the pollens interacting with the pistil. तो जो pollens होते हैं उनके पास कुछ chemical components होते हैं, जैसे ही वो pistil के ऊपर fall करते हैं, pistil recognize करता है तू मेरा वाला ही pollen grain है, किसी और species का तो नहीं है. अगर किसी और species का होगा तो वो उसको reject कर देंगे. ठीक है बेटा? Now the pollen is, अगर वो right type का हुआ तो आगे का क्या प्रोसेस है, राइट? तो इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स हेडिंग टू फर्टिलाइजेशन. पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या होगा बेटा? पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे? सबसे पहले स्टिग्मा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट? मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब करेंगे, शुगर कंटेंट वहां पे प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा के ऊपर शुगर कंटेंट प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास पॉलन है वो स्वोलन अप हो जाएगा, फूल जाएगा. ठीक है? सेम पर्टिकुलर चीज आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा. आपका प्रैक्टिकल है, राइट? उसका सिलेबस में, दैट इज कि आपको पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करवानी है इन द लैब. ओके, तो आप क्या करते हो? आपको यूजुअली टीचर्स हिबिस्कस ही लाने को बोलती हैं, तो हिबिस्कस का फ्लावर, उसके पॉलन्स को आप क्या करते हो? स्लाइड के ऊपर, छोटी सी ट्यूब जो स्लाइड होती है ना, ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर आप डस्ट करते हो. देन आपको मैम बताएंगी कि किस कॉम्पोजिशन का आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाना है. उसके अंदर ग्लिसरीन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट है. दैट इज ओके, वेयर इज इट, कहाँ गए? अच्छा ओके, ऐसे बता देती हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइट? देयर इज द बोरॉन, देयर इज कैल्शियम, देयर इज दैट ग्लिसरीन थिंग प्रेजेंट. इन तीनों चारों चीज़ों को आप मिक्स करते हो और उसका एक ड्रॉप लेके आप अपनी उस ग्लास स्लाइड पे डालते हो, उसके ऊपर थोड़े से पॉलन्स को डस्ट करते हो. तो जो पॉलन्स थे, चाहे वो स्टिग्मा पे हो चाहे वो आपकी ग्लास स्लाइड पे हो, उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए. ठीक है? और आप थोड़ी देर बाद अपनी ग्लास स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, आप देखोगे कि उसमें पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है. ऑलराइट, सो द इंटाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन ग्रोज आउट. तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्वेल करता है तो उसकी जो इंटाइन होती है वो बाहर की तरफ ग्रो करती है फ्रॉम द जर्म पोर, राइट? एंड through one of the germ pore in the form of a pollen tube, right?
The pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reaches the ovary. Okay बेटा, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखिए, if यहाँ पे बता देती हूँ, if this is the stigma, this is the style and this is the ovary, right? तो what will happen? pollen grain आया, यहाँ पे फॉल किया, स्टिग्मा ने इसको देखा कि तू मेरा वाला पॉलन ग्रेन है, हाँ ठीक है, इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, बिल्कुल राइट टाइप का था, तो ये क्या करेगा, स्टिग्मा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते ही व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास पॉलन ग्रेन की लेयर्स होती हैं, राइट, इंटाइन और एक्साइन, मान लीजिए यहाँ पे पोर प्रेजेंट था, तो जो हमारी इंटाइन है वो पॉलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू करेगी एज सून एज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड बिकम्स स्वोलन. उसके बाद क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब होती है वो पास करती है स्टिग्मा में से, फिर वो पास करेगी स्टाइल वाले रीजन में से, और वो नीचे से पहुंच जाएगी कहाँ पे, टूवर्ड्स द ओवरी. ठीक है, सो दिस इज द pollen pistil interaction. I hope it is clear with you people. When the pollen tube goes down, first of all, vegetative nucleus enter the pollen tube followed by the generative nucleus. Right? तो जो हमारा pollen grain का structure होता है, pollen grain के पास एक vegetative nucleus होता है. ओहो, okay, so if here it is, if it is the pollen grain के पास आप देख सकते हो, it is having two cells inside. Okay, one is the vegetative cell, वो बड़ा सेल होता है, one is the generative cell, वो छोटा सेल होता है. आप देख रहे हो, ये रहा जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, दैट इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस, ये रहा ब्लू वाला वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, राइट. अब होगा क्या कि जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल होता है, इसको हम वेजिटेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब को लीड करता है. ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ से हमारे पास इंटाइन ने पॉलन ट्यूब बनानी शुरू करी और ये आगे ही आगे उसकी फर्दर फॉर्मेशन करवाता रहता है. ठीक है, किसने करवाया, वो जेनरेटिव न्यूक्लियस ने कराया. इसको फॉलो कौन करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने हमारे पास फॉर्मेशन करवाई है. ये देखिए, ये रहा मेरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस. इट इज मूविंग फर्दर एंड फर्दर, आगे की तरफ मूव कर रहा है ये, राइट. और इसने क्या किया, इसने हमारे पास पूरी पॉलन ट्यूब को लीड किया. किसके लिए, किसका लीडर था ये था जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियाई का लीडर. ये देखिए, ये दो जेनरेटिव न्यूक्लियाई हमारे पास प्रेजेंट है जो कि इसको फॉलो करेंगे. इसका काम जैसे ही ये हमारे पास पहुंच जाएगा सिनर्जिड सेल के पास, इसका काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, किसका, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का काम खत्म, क्योंकि वहीं तक तो पॉलन ट्यूब बनानी थी. फिर काम शुरू हो जाता है आपके जेनरेटिव न्यूक्लियाई का. दीज आर नथिंग बट द मेल गैमीट्स. ये क्या है, ये हमारे पास मेल गैमीट्स है बेटा. ओके, तो मेल गैमीट्स आगे क्या करते हैं इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे. The tube nucleus controls the growth of the pollen tube. यही मैंने आपको बताया, ट्यूब न्यूक्लियस का मतलब है we are talking about the vegetative nucleus. We are talking about the vegetative cell का न्यूक्लियस. इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब की आगे फॉर्मेशन करवाता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब करवाता है. Whereas the generative cell, मीनवाइल जेनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड करता है और दो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. यही हमारे पास दो मेल गैमीट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिनको हम स्पर्म न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं. आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पॉलन ट्यूब enters the ovary through the micropyle and then enters one of the synergids. तो माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करेगी पॉलन ट्यूब. वहां पे क्या, दो सेल्स थे जिनको हमने सिनर्जिड सेल्स बोला था, और बीच में एक सेल था जिसे हमने एग सेल बोला था. तीनों मिलके एग अपरेटस बनाते हैं ना. एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस. यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी,
राइट। ओवरी के अंदर हमारे पास एंटर हो गई है पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से, राइट, ओवर हियर, यहां से वो एंटर हो गई, ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड है। अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो साक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो साक में हमने देखा कि ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स थे, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड सेल्स थे और एक एग सेल था। सेंटर में हमारे पास सेंट्रल सेल था जिसके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। यही स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज में। अब आप देखिए बेटा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक अपरेटस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। इसका काम होता है पोलन ट्यूब को रिसीव करना और सिनर्जिड सेल की तरफ गाइड करना। सिनर्जिड सेल्स तो 2 है, किसके पास जानी चाहिए पोलन ट्यूब? तो ये गाइडेंस देता है सिनर्जिड सेल का फिलीफॉर्म अपरेटस। वो रैंडमली किसी भी सिनर्जिड सेल के पास पोलन ट्यूब को भेज सकता है। ओके, सो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? इट रिसीव्स, अगर कोई चीफ गेस्ट आता है उसको रिसीव करने के लिए कोई जाता है ना, सिमिलरली हमारी चीफ गेस्ट है पोलन ट्यूब, इसको रिसीव करने के लिए बैठा होता है हमारा filiform apparatus. All right, is it clear with everyone? Now, then comes very important topic, that is double fertilization. What is double fertilization? Let us see. When the tip of the pollen tube, जैसे ही tip of the pollen tube enter करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो जाता है डीजेनरेट। मैंने आपको बताया था अभी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम था जो पोलन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन कराना। पोलन ट्यूब कहाँ तक बनी है? पोलन ट्यूब बनी है हमारे पास पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए। जैसे ही वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हुई, फिलीफॉर्म अपरेटस ने उसको रिसीव किया, हमारा जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो हो गया डीजेनरेट, उसका काम खत्म। फर्दर काम किसका शुरू हो जाएगा? जो उसको फॉलो कर रहे थे, 2 मेल गैमीट्स। ओके, 2 मेल गैमीट्स जो उसको फॉलो कर रहे थे। नाउ द पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल, जैसे ही हमारे एम्ब्रियो सैक को पता चलता है कि भाई पोलन ट्यूब एंटर कर चुकी है, 2 मेल गैमीट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहला काम करते हैं हमारे सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई। क्या काम करते हैं? वो आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। ओके, सो अगेन आई एम मेकिंग इट आउट फॉर यू। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स, दिस इज द एग सेल, एंड देन वी हैव the central cell over here. central cell के पास प्रेजेंट है 2 न्यूक्लियाई, राइट। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही मेरे एग अपरेटस को खबर लगती है, जैसे ही मेरे इस पूरे एम्ब्रियो सैक को खबर लगती है कि भाई पोलन ट्यूब एंटर हो गई है, तो क्या होगा? ये दोनों काम पे लग जाते हैं। सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, राइट, एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, राइट। 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे, कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, राइट। ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे बेटा, दे हैव फ्यूज्ड टुगेदर, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया, एंड इसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ना आउट ऑफ द 2, अब मेल गैमीट्स कितने आ रहे थे? 2 मेल गैमीट्स आ रहे थे। उनमें से एक मेल गैमीट क्या करेगा? वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और एग सेल के साथ यानी कि फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर रहा है और बना देगा जाइगोट। व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, राइट। दूसरा मेल गैमीट क्या करता है? वो फ्यूज करता है हमारे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के, फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो भी बीच में फ्यूजन बताया मैंने, राइट। जो हमारे पास डेफिनेटिव न्यूक्लियस है ना, इसके साथ फ्यूज करेगा हमारा दूसरा मेल गैमीट। अब मुझे बताओ कि वहां पे कितने न्यूक्लियाई थे? 2।
एक और न्यूक्लियाई वहां पे, यानी कि एक मेल गेमीट आके वहां पे एंटर कर गया, तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गई, राइट, लीडिंग टू द ट्रिपल फ्यूजन। सेंटर में दो न्यूक्लियाई, पोलर सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई, उन्होंने आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिया, इनको मिल गया एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस, तो तीनों मिल गए, दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन टेकिंग प्लेस। एंड ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता क्या है, इतना तामझाम हो रहा है तो इससे बनेगा क्या स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PEN, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से हमारे पास बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऑलराइट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, एक सेंट्रल सेल में फर्टिलाइजेशन हुई, एक एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुई, दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। ये आपको 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है एज सच। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मे बी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अदरवाइज विदाउट डायग्राम भी ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइंड इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ऑलराइट, चलिए गाइज, नाउ मूविंग फर्दर, we have the post fertilization structure and events. Let us talk about them कि मैम हमने प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया, गेमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकेंडली हमने पॉलिनेशन के बारे में देख लिया, फर्टिलाइजेशन हो गई, वो देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये डेवलप होके क्या बनाएगा, और जो हमारे पास फ्लावर के बाकी पार्ट्स थे उनका क्या होगा, राइट। लेट अस टॉक अबाउट देम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, हमारे पास एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सबसे पहला काम। दूसरा, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स, दूसरा काम। तीसरा, ओवरी का डेवलपमेंट होना। तो सबसे पहले हमारे पास डेवलपमेंट शुरू हो जाती है एंडोस्पर्म की। किसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, एंडोस्पर्म की। क्यों होती है अभी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट शुरू करता है, जो सीड है, राइट, वो बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि ओव्यूल ने भी अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी है, और अल्टीमेटली हमारे पास फ्रूट बनेगा क्योंकि ओवरी ने भी अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। ओके, मैंगो सीजन है, मैंगो सीजन में आपने देखा है जो फेब मार्च के टाइम पे ना बूर लगने लगता है, हम उसको बौर बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल कॉल इट। मैंगो के छोटे 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 फ्लावर्स होते हैं, राइट, और आप थोड़े दिन बाद ऑब्जर्व करते हो उन छोटे छोटे फ्लावर्स में से छोटी छोटी अंबियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, राइट, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स होल मैंगो। तो वो फ्लावर से ही तो आपका मैंगो बना है अल्टीमेटली। ओके, सो लेट अस सी कि ये कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन होती चली जाती है और हमारे पास पूरा एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं इतनी देर से एंडोस्पर्म वर्ड यूज कर रही हूँ, ये होता क्या है बेसिकली। बेटा आप एक बात बताइए, जब घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आने वाला होता है तो क्या होता है, उसके लिए हम कितनी सारी तैयारी करके रखते हैं, राइट, कि वो आएगा तो उसके लिए हमारे पास कपड़े होते हैं, टॉयज होते हैं, मेडिसिन होते हैं, ये सब चीज़ें हम तैयार करके रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बेबी पैदा हो जाए उसके बाद देखेंगे कि कपड़े खरीदने हैं, कि इसकी प्रेपरेशन पहले करते हैं ना बेबी की केयर के लिए। नाउ इस सिचुएशन में बेबी कौन है, आपका एम्ब्रियो, जो आपके जाइगोट की डेवलपमेंट की वजह से बनेगा, लेकिन उसकी एम्ब्रियो की प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम की ज़रूरत है। दैट नरिशमेंट का जो सोर्स है वो क्या है, हमारा एंडोस्पर्म है। ठीक है बेटा, सो एंडोस्पर्म को पहले डेवलप करना पड़ेगा ताकि आगे वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जाइगोट की डेवलपमेंट करा सके। वो तो वो तभी कराएगा ना जब खुद उसके पास कुछ प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज द रिजर्व फॉर फूड मटेरियल्स, मेनली स्टार्च। ओके, फर्दर वी सी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स में आपके पास आ जाएगा न्यूक्लियर या फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है हमारे पास कोकोनट वाटर। कोकोनट क्या है बच्चे,
इट इज अ सीड। सीड के अंदर हो सकता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो सकता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट ना हो, राइट। अब ध्यान से सुनिए, कोकोनट का जो वाटर होता है, राइट, अब जो हमारे पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, ये था हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू किया और ये डिवाइड होता चला जा रहा है। इसने अपने अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स करी हैं, बस सेल्यूलर डिवीजन नहीं हुई है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, यानी कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर गेटिंग इंक्रीज्ड इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, राइट। फिर क्या होगा कि हर एक न्यूक्लियाई को अपने अराउंड एक सेल वॉल मिल जाएगी, राइट। तो इसको क्या, यहां पे सभी को अपने अराउंड एक सेल वॉल मिल गई। क्लियर इतनी बात। लेकिन हमारे पास सेल वॉल जब तक नहीं मिली तब तक तो वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज थी ना, तब तक तो वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज थी। तो होता क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है, अब आप कोकोनट होता है, कोकोनट वाटर आप पीते हो, या फिर आप कोकोनट की जो कर्नल होता है, राइट, द वाइट गरी जिसे हम बोलते हैं, वो आप खाते भी हो। तो आपने देखा है कि जो आपका दूसरा वाला कोकोनट जिसकी गरी निकलती है उसके अंदर पानी नहीं निकलता, उसमें से जो मंदिरों में मिलता है थोड़ा सा पानी निकलता है उसमें से, लेकिन जो प्रॉपर बड़ा कोकोनट होता है, हरा कोकोनट हम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है और उसके अंदर गरी नहीं होती। हो सकता है मलाई वाला कोकोनट हो तो थोड़ा सा अंदर उसमें से वो निकले। नाउ द लॉजिक इज कि जो वो वाटर है ना, कोकोनट वाटर, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। उसको सेल वॉल नहीं मिली उसके न्यूक्लियाई को, लेकिन आपने जो गरी खाई, वो वाला जो मंदिर वाला होता है, वो उसी से तो डेवलप होता है। तो क्या हुआ, उसके अंदर का जो वाटर था, यानी कि जो उसका फ्री न्यूक्लियर स्टेज था, वो अपने अराउंड सेल वॉल बनाता चला गया और वो वाइट कर्नल में कन्वर्ट होता चला गया, राइट। सो बेसिकली सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जिसके अराउंड, जिस न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल की डेवलपमेंट हो जाएगी, इट विल फॉर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जो हमारे पास फ्री न्यूक्लियाई, इनके पास सेल वॉल नहीं थी, दिस इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऑलराइट, इज इट क्लियर विद एवरीवन? सो हमारे पास कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल फॉर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड वाइट कर्नल, यानी कि जो वाइट गरी आप खाते हो ऑफ कोकोनट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। आपने देखा है कि पानी बीच में रहता है और जो वॉल्स होती हैं वहां से गरी निकलती है, राइट। सो बेसिकली जो वॉल्स हैं, वो ये साइड वाला जो पोर्शन होता है, इन वाले न्यूक्लियाई को वॉल मिलती चली जाती है, सेल वॉल, और ये साइड में डिपॉजिट होते चले जाते हैं, बीच में फ्री न्यूक्लियर स्टेज रह जाती है, ठीक है। और कोकोनट वाटर इतना रिच क्यों होता है, बिकॉज इट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को अपने बेबी की डेवलपमेंट करानी थी, इट इज रिच इन स्टार्च, इट इज वेरी मच न्यूट्रिटिव, क्योंकि इसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवानी होती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच नरिशिंग फॉर अस आल्सो। देन कम्स द एम्ब्रियो. When certain amount of endosperm is formed, development of zygote begins. अब देखो, हमें पता है कि भाई जो जाइगोट है वो डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है, तो जाइगोट एम्ब्रियो बनाए उससे पहले उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की देखरेख के लिए कुछ नरिशमेंट मीडियम होना चाहिए था, वो चालू हो चुका था एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट से। अब जाइगोट बोलेगा कि ठीक है, अब मैं अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देता हूं क्योंकि बेबी के लिए तैयारी हो रही है, राइट। देन माइक्रोपाइलर एंड, राइट, जाइगोट बिगिंस, जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो माइक्रोपाइलर एंड पे बिगिन हो जाती है। व्हाई माइक्रोपाइलर एंड? क्योंकि जो एग सेल था वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट था, वहीं तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी मेल गेमीट के मिलने की वजह से। Early stage of embryo development, that is embryogeny, are similar in monocots and dicots, and this is the इन डाइकॉट्स की अगर हम बात करेंगे तो डाइकॉट्स में हम देखते हैं एक डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं और दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो। एक सीड है, राइट, मान लो आप मूंगफली खा रहे हो तो मूंगफली बीच में से टूट जाती है ना, दो कॉटिलेडन्स। आप काले वाले चने, ब्लैक ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी दो टुकड़े हो जाते हैं, दैट मीन्स टू कॉटिलेडन्स।
ऑन द अदर हैंड राइस की अगर मैं बात करूं तो राइस क्या बीच में से दो टुकड़े होते हैं? नहीं ना, सो दैट इज द मोनोकॉट, राइट। तो अगर मैं डायकॉट की बात कर रही हूं, एक डायकॉट एम्ब्रियो की बात कर रही हूं, तो उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडन्स। मैम एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ एपिकॉटल, हाइपोकॉटल, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चा, आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू पीपल। मान लीजिए ये एक कॉटिलेडन है, ये दूसरा कॉटिलेडन है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ऊपर की बात करूं, ये ऊपर के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो दिस ऊपर वाला स्ट्रक्चर दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द शूट सिस्टम। और अगर मैं नीचे वाले पोर्शन की बात करूं तो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रूट सिस्टम, राइट। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं प्लिम्यूल। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट प्लिम्यूल। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, प्लिम्यूल ऑपोजिट उसका, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो हमारे पास एपिकॉटल है, एपिकॉटल यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला आपको ना डायग्राम एज सच दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, बट ये उतना क्लियर नहीं हो पाता हमें, राइट। आप देख रहे हो कि हमारे पास ओके एपिकॉटल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। तो यानी कि अगर मैं बात कर रही हूं इस पर्टिकुलर पोर्शन की, इस पोर्शन की, दिस इज द एपिकॉटल। If I am talking about this below the level of cotyledon, this is the hypocotyle, right? एपिकॉटल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? प्लिम्यूल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? रेडिकल। प्लिम्यूल बना देगा शूट सिस्टम और रेडिकल बना देगा रूट सिस्टम, राइट। इतनी सी बेसिक सी बात है, ऐसे ही तुम परेशान होते रहते हो। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन एंड टर्मिनेट्स टू प्लिम्यूल, एंड ऑन द अदर एंड हाइपोकॉटल की अगर बात करेंगे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलेडन्स, राइट, अबव द कॉटिलेडन and below the cotyledon terminates into radical and ultimately the root cap। तो रूट के सबसे एंड पे रूट कैप प्रेजेंट होती है एंड ऊपर हमारी तरफ क्या बन जाएगा? शूट सिस्टम बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर फॉर अ डायकॉट एम्ब्रियो। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, राइट। कैसे डेवलपमेंट हो रही है? सबसे पहले हमारे पास जाइगोट है, राइट। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होनी शुरू हो जाएंगी। देन वी विल सी कि प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। प्रो एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्लोबुलर, ये आपके पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। ग्लोबुलर एम्ब्रियो और डेवलप होके हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो अल्टीमेटली, आपने ऐसा ही पीछे स्ट्रक्चर देखा ना ग्रीन कलर वाला, सिमिलरली वैसा सा ही ये स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज द मैच्योर एम्ब्रियो फॉर यू पीपल। दिस इज मैच्योर वन। ओके, दिस इज द ग्लोबुलर शेप, ये देखो नीचे ग्लोब सा दिख रहा है ना, एंड देन वी हैव द हार्ट शेप्ड एंड देन द अल्टीमेट द मैच्योर वन। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ऑलराइट, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द सीड। सीड कैसे बनता है? ओव्यूल की डेवलपमेंट की वजह से बनता है। सो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार इतना तामझाम किया, पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए, बना क्या एक सीड अल्टीमेटली? तो बच्चा जी सीड ही तो बनेगा। अगर आपको एक नया प्लांट ग्रो करना है तो क्या आप पत्तों को जमीन में बोते हो? क्या आप उसकी स्टेम को जमीन के अंदर बोते हो? नहीं, आप सीड को बोते हो ताकि एक नया प्लांट ग्रो कर सके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आई एम टॉकिंग अदरवाइज, राइट। जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें पर्टिकुलरली एंड प्रोडक्ट क्या है? दैट इज द सीड। व्हाई सीड? क्योंकि सीड के अंदर ही तो बेबी प्लांट प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर ही तो हमारे पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है, राइट। सो दैट सीड इज सोन इन द सॉइल, एंड जब उसको प्रॉपर हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो वो प्लांट बनके बाहर ग्रो करता है, राइट। सो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। A typical seed consists of a seed coat, cotyledon and embryonal axis। तो आप ये क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। मूंगफली खाते हैं तो कुछ लोगों को ना मूंगफली का जो ऊपर वाला ब्राउन कोटिंग होती है वो पसंद नहीं होती, तो वो ऐसे करके ना ऐसे करके खाते हैं उसको। सो वो जो ब्राउन कोटिंग आपने उड़ा दी, व्हाट इज इट? दैट इज द सीड कोट,
जो व्हाइट कलर की पीनट अंदर से निकली, दैट इज द कॉटिलेडन। ओके, तो हम तो भुनी हुई मूंगफली खाते हैं ना। अब ये मत करने लग जाना मूंगफली खोल के तुम बीज वहां पे जा रहे हो बोने के लिए, दैट वोंट वर्क, दैट इज द रोस्टेड पीनट, राइट। अदरवाइज जो अगर हम मटर की बात करें, राइट, सो द पी इज द जो आउटर कवरिंग है वो उसका ओवरी है, जो हम पूरा छिलका छीलते हैं ना, दैट इज द ओवरी। उसके अंदर से सीड निकला, तो सीड के ऊपर का अगर कवर उतार दोगे तो अंदर से कॉटिलेडन्स निकलेंगे, राइट। सो बेसिकली सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अ मोनोकॉट सीड। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो द होल प्लांट एग्जिस्ट इनसाइड द सीड। आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज द होल स्ट्रक्चर, वी कैन क्लियरली सी। ये डायकॉट सीड का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कैस्टर का ये सीड है, और ये हमारे पास मेज का सीड है, राइट। तो मेज के सीड के डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये डायग्राम अच्छे से समझ के जाइएगा। ओके, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये देखो एंडोस्पर्म वाला पोर्शन, राइट, एंडोस्पर्म वाला पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड देन वी हैव द स्कूटेलम। तो अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करती हूँ ना बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स यानी कि एक ही कॉटिलेडन है, तो उसको हम कॉटिलेडन नहीं बोलते, उसको हम स्कूटेलम बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट स्कूटेलम, राइट। स्कूटेलम आप देख रहे हो यहाँ पे कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, यानी कि हमारे पास ये जो रेडिकल है उसकी कवरिंग, और जो हमारे पास प्लिम्यूल है उसकी कवरिंग। एंड दीज आर द एक्सिस दैट शो कि प्लिम्यूल फ्यूचर में बना देगा शूट एक्सिस, शूट सिस्टम, एंड जो रेडिकल है वो बना देगा रूट सिस्टम। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। कॉटिलेडन रेफर्स टू द थिक एंड स्वोलन स्ट्रक्चर, वो आपको पता ही है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो थिक और स्वोलन सा स्ट्रक्चर होता है पूरी की पूरी मूंगफली, दैट इज द कॉटिलेडन इटसेल्फ, जो आप खा रहे हैं। ओके बेटा, नाउ देन कम्स द फ्रूट। Fruit, the development of the ovule into a seed, right? What is happening? Ovule seed में develop हो जाता है, और जो ovary है वो अपने आप को fruit में develop कर लेता है। Fruit can be of 3 types. It can be true, it can be false, it can be parthenocarpic fruit. I will explain to you कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू फ्रूट की। तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि जो ओवरी है वो डेवलप होके फ्रूट बनाता है। तो अगर एक फ्रूट का एडिबल पोर्शन यानी कि खाने वाला पोर्शन अगर वो ओवरी से बना है तो दैट इज अ ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर वो किसी और पार्ट की डेवलपमेंट से बना है दैट इज अ फॉल्स फ्रूट, राइट। क्या है हमारे पास ट्रू फ्रूट? द फ्रूट डेवलपिंग ओनली फ्रॉम द ओवरी, ओनली फ्रॉम द ओवरी, दैट इज द ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल प्लम, पीचेस, ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो जो हमारा ग्रेप है वो प्रॉपरली ओवरी की ही डेवलपमेंट से बनता है, सो दैट इज अ ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉल्स फ्रूट। ए फॉर एप्पल, है ना, फ्रूट के नाम पे दिमाग में मैंगो, एप्पल ये सबसे पहले आते हैं। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। एप्पल इज नॉट मेड अप ऑफ द ओवरी अलोन, ओके। वो बना होता है जो उसका पोर्शन, जो एडिबल पोर्शन हम खाते हैं, राइट, जो एप्पल का एडिबल पोर्शन होता है दैट इज फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ थैलेमस। याद करो मॉर्फोलॉजी में तुमने थैलेमस पोर्शन पढ़ा था, राइट, सॉरी एनाटॉमी में 11th क्लास में थैलेमस, राइट, फ्लावर का जो बेसल पोर्शन होता है दैट इज द थैलेमस, उसकी डेवलपमेंट से बनता है एप्पल। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, इट इज अ फॉल्स फ्रूट। अब हमारे पास जो एप्पल है ना बेटा, ये देखिए एप्पल का, आप बोलोगे मैम ओवरी कहाँ है फिर इसमें, राइट, तो ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एप्पल को जब हम बीच से काटते हैं तो जहाँ पे सीड प्रेजेंट होते हैं उसके बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन देखा है आपने, वो थोड़ा हार्ड होता है, राइट। ये जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन होता है दिस इज द ओवरी। आप उसको खाते हो, उसे तो आप ऐसे करके निकाल के बाहर फेंक देते हो। एडिबल पोर्शन क्या है? ये बाहर वाला, दैट इज द डेवलप्ड थैलेमस। यानी कि जब एप्पल कभी फ्लावर हुआ करता था तो उस फ्लावर का जो थैलेमस का पोर्शन था उसने एप्पल को बनाया। जो ओवरी था वो तो अंदर बिल्कुल रूडिमेंट्री अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसको आप निकाल के फेंक देते हो। दैट इज व्हाई एप्पल इज कंसिडर्ड एज द फॉल्स फ्रूट एंड सो आर द स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस रीजन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम्स द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है बेटा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो ये कमाल का फ्रूट है, इसको हम सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं, राइट। वो क्या है?
ये वो फ्रूट है बेटा जो फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाता है। मैम ऐसा कैसे हो जाता है, राइट? फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन रहा है। बेटा देखिए, अभी हमने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स समझा। इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे पास फ्रूट है, राइट, वो कैसे बनता है? ओवरी की डेवलपमेंट से बनता है। जो हमारे पास बाकी का तामझाम था, जो अंदर सीड बन रहे हैं, वो ओव्यूल की डेवलपमेंट से बन रहे हैं। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसके अंदर एम्ब्रियो है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक बात बताइए, अगर एक फ्लावर को फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स नहीं मिले, राइट, उसको मेल गैमीट रिसीव नहीं हुआ, तो क्या उसका ओवरी भी डेवलप करना बंद कर देगा? नो, ओवरी डेवलप करेगा, अंदर सीड नहीं बनेंगे, अंदर ओव्यूल डेवलप नहीं करेंगे, बट उसका ओवरी डेवलप करेगा। ओके, और ओवरी की डेवलपमेंट से ही तो फ्रूट मिलता है। सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द फ्रूट बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, सो वी हैव द एग्जाम। अगर आप नेचर में अकरिंग पूछो तो बनाना के अंदर सीड्स नहीं होते, राइट? सो बेसिकली इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। इस ओवरी को फर्टिलाइजेशन के लिए कभी मिले ही नहीं मेल गैमीट्स। द फ्रूट्स आर सीडलेस, एग्जाम्पल इज बनाना। और पार्थिनोकार्पी कॉमर्शियली भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है, बिकॉज बहुत सारे फ्रूट्स हमारे इतने फेवरेट होते हैं। लाइक पता है, मुझे मैंगो से भी ज़्यादा ना वाटरमेलन पसंद है, बट वाटरमेलन के अंदर इतने सारे सीड्स होते हैं, तो कॉमर्शियल स्केल पे सीडलेस वाटरमेलन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, सीडलेस टमेटोज प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये देखिए वाटरमेलन, इट हैज़ नो सीड्स एट ऑल इनसाइड इट। सो दिस इज द पार्थिनोकार्पिक वाटरमेलन, जो कि कॉमर्शियली नेचर में अकर नहीं करता, नेचुरली नहीं अकर करता, बट कॉमर्शियल लेवल पे जो फार्मर्स हैं वो ऐसे आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स इंट्रोड्यूस करके प्लांट की बॉडी में आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पी करवाते हैं। एग्जाम्पल वाटरमेलन है, हमारे पास सीडलेस टमेटोज हैं, राइट? सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी चैप्टर, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक बनाया फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब हमने बोला कि हम सीड बनाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाउ विल दैट हैपन, राइट? बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमीट को मेल गैमीट चाहिए, राइट? बट व्हाट इफ फीमेल गैमीट बिना मेल गैमीट के ही अपनी डेवलपमेंट करना शुरू कर दे? तो उससे क्या होगा, हमारे पास अपने आप ही वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए एक और न्यूक्लियाई चाहिए होता है, एंड ऑफ द स्टोरी, सॉरी एक और न्यूक्लियस चाहिए होता है, राइट? हमें मेल गैमीट की फॉर्म में मिलता क्या है? एक न्यूक्लियस ही तो मिलता है। अब मेरे पास जो मेरी पर्टिकुलर फीमेल गैमीट है, उस फीमेल गैमीट के पास मियोसिस के टाइम पे क्या हुआ? ये डिप्लॉयड होती है ना बेटा, राइट? मियोसिस के टाइम पे क्या हुआ? इसमें जो फर्दर डिविजन्स हुई वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई, ये एज सच अपने आप को डॉटर सेल्स में जब इसने कन्वर्ट किया वो डिप्लॉयड ही बने, और इन्हीं की फर्दर डेवलपमेंट से हमारे पास डिप्लॉयड गैमीट्स बन जाएंगे, राइट? तो क्या इसको किसी और मेल गैमीट की अब जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इट इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट नाउ, राइट? अदरवाइज हमें एक एन को फुलफिल करने के लिए दूसरे एन की जरूरत होती है, यहाँ तो ये खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है। दिस इज सम है तो ये गड़बड़ ही हो रही है प्लांट में, अच्छी चीज नहीं हो रही है, लेकिन दिस इज द एक्सीडेंटल थिंग दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग मियोटिक डिविजन्स। ओके, सो इस केस में क्या होगा बच्चे? देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेल गैमीट एट ऑल। कुछ एस्टेरेसी और ग्रासेस, एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस में ऐसा देखने को मिलता है दैट इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो डेवलप हो गया, यानी कि जो ओव्यूल है वो भी आगे डेवलप हो रहा है, ओव्यूल डेवलप हो रहा है तो सीड्स की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे सीड्स को हम एपोमिक्टिक सीड्स बोलते हैं। Then comes the polyembryony. In some other varieties like citrus and mango, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है इस केस में? देखो बेटा, हमारे पास जो पॉलीएम्ब्रियोनी है उसमें होगा क्या? एक मेरे पास एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के पास यहाँ पे एक एग सेल पड़ा था, राइट?
इस एग सेल को आके मिल गया था मेल गैमीट, इन्होंने कर ली थी यहाँ पे फ्यूजन और यहाँ पे बन गया था एम्ब्रियो, दैट इज वन एम्ब्रियो। बट यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं और इनके पास न्यूक्लियाई भी होते हैं और बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है हमारे पास न्यूसेलर टिश्यू। न्यूसेलर टिश्यू के हर सेल के पास भी न्यूक्लियाई होते हैं। अब इस केस में क्या होता है, एक तरीके की पॉलीएम्ब्रियोनी ऐसी है कि ये जो न्यूसेलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, ये अंदर की तरफ एंटर करना शुरू कर देते हैं और ये एंटीपोडल सेल्स को भी फर्टिलाइज कर देते हैं। और जैसे ही इनको एक एक न्यूक्लियाई और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो उस केस में हम उसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ऑलराइट, व्हाट डू वी कॉल इट इन दैट केस, इट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। और यहाँ पे यही मेंशन्ड है बेटा, इन सिट्रस मैंगो सम न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो sac start dividing, वो अपनी आपकी डिवीजन शुरू कर देते हैं, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारे पास अंदर एक एम्ब्रियो की जगह बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं एंड दैट इज व्हाई द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ऑलराइट, in such case each ovule contains many embryos and the process is called as polyembryony। ये देखिए, आपने मैंगो का सीड देखा है, आपने इसके ऊपर ना जोक्स भी बड़े सुने होंगे कि ना मैंगो की वो बिल्कुल ना, जब हम मैंगो का सीड, मैंगो खा लिया उसके बाद मैंगो के सीड की ऐसी तैसी करना शुरू कर देते हैं, ये हो गया बेचारा ऐसा, उसको बिल्कुल ड्राई कर दीजिए, बिल्कुल ड्राई। तो आप जब उसको खड़का के देखोगे ना तो उसमें से अंदर आवाज़ आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप सीड को ओपन करके देखो, सो दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो इनसाइड इट। ओके, तभी तो जब आप सीड को ज़मीन में बोते हो तो उसमें ये अंदर बेबी प्रेजेंट होता है, यही तो फर्दर आगे प्लांट की डेवलपमेंट कराता है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है एक एम्ब्रियो। अब ये वाला केस देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट है 2 3 4 एम्ब्रियो इनसाइड, राइट? तो ये हमारे पास केस हो जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी का। ऑल राइट, सो गाइज दिस इज ऑल विद दिस वेरी चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड जो इसके पर्टिकुलर बहुत ही प्रिसाइज टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ डिटेल में छोटी छोटी क्लिप्स की फॉर्म में डिस्कस करूंगी। अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझना है लाइक डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए मैं अलग अलग आपके लिए वीडियोज लेकर आऊंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड हैव अ वेरी नाइस डे।